हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज़ के 5th पार्ट में। 4th पार्ट के एंड में हम नुब्रा वैली के हुंडर पहुंचे थे और अब 5th पार्ट में यहां से पेंगोंग और फिर चांगला होते हुए वापस लेह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेंगोंग लेक का सफ़र। हुंडर में हम शाचो गेस्ट हाउस में रुके हैं और अभी ब्रेकफास्ट करके 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। ब्रेकफास्ट रूम के टैरिफ में ही इंक्लूडेड था, बट कुछ खास नहीं था। परांठों में तो फीलिंग ही नहीं थी। चेकआउट करने की बारी आई तो देखा कि भैया ने लास्ट इवनिंग के 10 ब्रेड स्लाइसिस के 400 रुपये ऐड किए थे। खैर, सुबह सुबह कोई आर्ग्यूमेंट किए बिना ही हम यहाँ से निकले। दोनों मील्स मिलाकर होटल का टोटल एक्सपेंडिचर 4050 रुपये हुआ, यानी 810 रुपये पर पर्सन। बाकी सारे खर्चे मिलाकर कल मैंने टोटल 2810 रुपये स्पेंड किए। पेंगोंग लेक जाने के लिए हम श्योक विलेज से होकर जाएंगे। हुंडर से हम दिस्खित, खलसर, अघम, श्योक और डुरबुक रूट लेकर पेंगोंग लेक तक पहुंचेंगे। ये रूट करीब 170 किलोमीटर लंबा है और करीब 5 से 5.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो हुंडर से वापस दिस्खित होते हुए हम खलसर पहुंचे। खलसर से थोड़ा आगे एक रोड पेंगोंग की ओर जाता है और दूसरा लेह की ओर, जहां से हम कल आए भी थे। अभी हम लेफ्ट में अघम श्योक होते हुए पेंगोंग जाने वाला रूट लेंगे। रात को हमें सोते सोते 12 बज गए थे और सोचा था आराम से उठकर 9 बजे तक निकलेंगे। प्लान था कि दोपहर को लेक पर पहुंचेंगे और फिर शाम को वहां से वापस लेह का सफ़र शुरू करेंगे। पर ड्राइवर साहब तो ट्रिप ख़त्म करने की बहुत जल्दी में थे। वो सुबह 6:30 बजे से ही हमें उठा रहे थे। जैसे तैसे हम 7:30 बजे तक सब रेडी हुए और अभी भी हल्की नींद में ही हैं। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो कैब बुकिंग के टाइम उन्हें पहले ही अपना शेड्यूल बता दें। तो हुंडर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर अघम वैली आती है। यहाँ से एक रास्ता वारीला होकर लेह को जाता है और दूसरा श्योक विलेज होकर पेंगोंग लेक की तरफ। ये अघम श्योक रोड अभी कुछ साल पहले ही टूरिस्ट मूवमेंट के लिए खुला है। कुछ 10-12 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम टूरिस्ट नुब्रा से वापस लेह आकर फिर नेक्स्ट डे चांगला होकर पेंगोंग लेक जाते थे। इसका रीज़न ये रहता था कि इनर रोड्स का स्टेटस पता करना मुश्किल होता था और यहाँ ज़्यादा सिविलियन मूवमेंट नहीं होती थी, इसीलिए लोग मेन रोड्स को ही प्रेफर करते थे। अगर लेह नहीं आना हो तो टूरिस्ट को अघम से वारीला होकर सक्ती विलेज तक जाना पड़ता था और फिर वहां से चांगला होकर पेंगोंग लेक। और वारीला जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब था, तो नुब्रा से पेंगोंग पहुंचने में मिनिमम एक पूरा दिन लग जाता था। जब अघम श्योक रोड बना था तब ये डिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन ये रोड पहले बहुत ही बुरे हालत में था। पतला और कच्चा होने के अलावा रास्ता काफ़ी पथरीला भी था। साथ ही यहाँ मीलों तक कोई गांव भी नहीं है। बहुत से लोगों की गाड़ियाँ यहाँ डैमेज हो जाती थी तो टो करके ले जाने की नौबत आ जाती थी। पर टूरिज़्म बढ़ने के साथ साथ अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं और इस रोड की हालत काफ़ी सुधर गई है। तो ये अभी सिंगल लेन ही, पर मैक्सिमम पोर्शन मेटल्ड है। बस 2-3 पॉइंट्स थोड़े ख़राब हैं। यहाँ प्लेन स्ट्रेच पे भी स्पीड कंट्रोल में ही रखनी पड़ती है, क्योंकि पानी बहने से कहीं कहीं रोड में बम्प्स पड़ जाते हैं जो इजीली दिखाई नहीं देते और हाई स्पीड में नुकसान कर सकते हैं।
ये रोड श्योक रिवर के बिल्कुल साथ साथ बना है, और साथ से मतलब कि बिल्कुल ही साथ। पीक समर्स में जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और नदी में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तब पानी रोड से होकर भी बहता है। साथ ही कुछ पॉइंट्स लैंडस्लाइड प्रोन भी हैं और यहाँ पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो अगर हॉल्ट लेना हो तो वार्निंग साइंस ज़रूर देख लें। अब हम श्योक विलेज पहुंचने वाले हैं। इस पूरे रास्ते हम श्योक रिवर के साथ साथ ही आए हैं। वहाँ दूर नीचे ये श्योक रिवर वी शेप टर्न लेके इस तरफ मुड़ती दिखाई दे रही है, और वहीं अंदर जाके गलवान घाटी भी है। यहाँ क्राक्रम रेस्टोरेंट में हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमने चाय और मोमोज खाए और इसके बाद आगे डुरबुक की ओर चल दिए। ये श्योक विलेज है और काफ़ी छोटा सा गांव है। ये गांव लेह डिस्ट्रिक्ट के डुरबुक तहसील में आता है। यहाँ नीचे श्योक रिवर का वी शेप्ड कर्व बनता है, जहाँ रिवर ऑलमोस्ट 180 डिग्री का टर्न लेती है। सामने से तंगस्ते रिवर भी इसे यहाँ आकर ज्वाइन करती है। अगम से श्योक करीब 50 किलोमीटर्स था और अब आगे डुरबुक 16 किलोमीटर्स है। श्योक विलेज की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है, क्योंकि ये 235 किलोमीटर्स लंबे डुरबुक श्योक डीबीओ रोड पर आखिरी गांव है। ये सामने जो नीचे की तरफ रोड जाता दिखाई दे रहा है, ये रोड डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। दौलत बेग ओल्डी एक मिलिट्री बेस स्टेशन है और कराकोरम माउंटेन रेंज के बीचों बीच स्थित है। ये मिलिट्री बेस कैंप चाइनीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर से बस 8 किलोमीटर्स पहले है और लद्दाख के साथ इस रोड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये सड़क श्योक नदी के किनारे किनारे से होती हुई डीबीओ तक जाती है। गलवान रिवर अक्साई चीन से निकलती है और लद्दाख में श्योक रिवर में मिल जाती है। गलवान घाटी, जो कि पिछले लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनाव का कारण रही है, वो भी इसी तरफ है। ड्राइवर अंकल ने हमें यहाँ गलवान घाटी में हुए क्लैशेस के बारे में बहुत कुछ बताया। आर्मी को यहाँ किन मुश्किल कंडीशंस में रहना पड़ता है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। हम इस एरिया में इस तरह फ्री माइंड घूम रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारतीय सेना हमारी सुरक्षा में है। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि खुद ड्राइव करने के लिए यहाँ रोड कैसे हैं, तो आपको बता दूं कि रोड्स अच्छे हैं और दिल्ली साइड से भी लोग यहाँ छोटी हैचबैक्स जैसे वैगनार और स्विफ्ट वगैरह में यहाँ पर आए हुए हैं। लैंडस्केप की बात करें तो ऐसे नज़ारे शायद स्पीति वैली छोड़कर इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। दूर दूर तक ना गांव, ना ही कोई पेड़ पौधे, बस ये रेतीले पहाड़ और साथ में बहती नदी। डुरबुक से थोड़ा पहले यहाँ एक बहुत सुंदर सा गांव है। वैसे पता नहीं ये गांव है कि नहीं, पर 4-5 घर हैं यहाँ पर। रेतीले पहाड़ों के बीच ये हरी भरी घास खाती गाय और कल कल करके बहता पानी। बचपन में पहाड़ों का जो सीन हम पेंट करके बनाया करते थे, एकदम वैसा ही है। इसके बाद 11:15 बजे हम डुरबुक विलेज पहुँचे। यहाँ से लेक करीब 45 किलोमीटर्स दूर है और 1 से 1.5 घंटे का टाइम और लगेगा। डुरबुक यहाँ एक की लोकेशन है, जहाँ वेस्ट में इंडस वैली, ईस्ट में श्योक वैली और साउथ में पेंगोंग लेक है। डुरबुक से 3 रोड्स भी निकलते हैं, जो कि एक नुब्रा वैली को, एक पेंगोंग लेक की तरफ और तीसरा लेह की तरफ जाता है। पेंगोंग घूमकर हम वापस आकर यहीं से लेह को डाइवर्जन लेंगे। डुरबुक के साथ साथ ये नीचे तंगस्ते रिवर बहती है। डुरबुक के थोड़ा बाद ही तंगस्ते चेक पोस्ट आ जाती है, जहां पेंगोंग के परमिट चेक होते हैं।
हालांकि अगस्त के बाद अब इंडियन टूरिस्ट को ILP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग पेंगोंग घूमकर यहाँ और डुरबुक में भी नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि पेंगोंग में नाइट्स काफ़ी चिली हो जाती हैं और यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा रहता है। हवा इतनी चल रही है कि मुझे लग रहा कहीं फ़ोन ही ना उड़ जाए। तंगस्ते से हम पेंगोंग लेक रोड पर जा रहे हैं और यहाँ से एक दूसरा रोड चंगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद आगे चुनशुल तक जाता है। डुरबुक से पेंगोंग रोड भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और रोड के साथ साथ ये हरे हरे ग्रास पैचेस जहाँ पशु चर रहे हैं, काफ़ी सुकून भरा सीन है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लेह से नुब्रा डेली 7:30 AM प्राइवेट बस चलती है और लेह से पेंगोंग वीक में 3 बार JKSRTC की बस अवेलेबल है। इन बसेस का पता मैंने लेह बस स्टैंड से भी किया था, पर अभी ये सर्विसेज सस्पेंडेड हैं। हालांकि नुब्रा से पेंगोंग वाया श्योक कोई भी बस नहीं है और आपको वापस लेह जाकर ही पेंगोंग की बस लेनी पड़ेगी। मैं 2 बार ले आया हूँ और दोनों बार इन जगह की बस सर्विसेज बंद ही थी, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा रिलायबल ऑप्शंस नहीं हैं, तो आप एक बार बस स्टैंड से ज़रूर पता कर लें। एक बज रहे हैं और हम पेंगोंग लेक पहुंचने वाले हैं। हुंडर से यहाँ तक हमें 5 घंटे लगे और ये सामने पेंगोंग लेक का नीला पानी दिखने लगा है। आज तक मैंने जितनी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस यहाँ के देखे थे, मुझे लगा था लोग सैचुरेशन बढ़ाते हैं, पर पानी का कलर तो वाकई में चटक नीला है। ये लेक वर्ल्ड की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है और लेह से 160 किलोमीटर दूर है। यहाँ कार्स की डेडिकेटेड पार्किंग अवेलेबल है और ऊपर कैंप साइट्स हैं। थ्री इडियट्स मूवी वाले स्कूटर भी यहाँ पर लाइन से लगे हैं। पेंगोंग लेक से कोई नदी नहीं निकलती, यानी यहाँ का पानी बाहर कहीं नहीं जाता। ये लेक पहाड़ों के बीचों बीच है और आसपास की पहाड़ियों और ग्लेशियर्स से जो पानी आता है वो इस लेक में जमा हो जाता है। लेक की मैक्सिमम डेप्थ 100 मीटर्स तक है। 4225 मीटर पर बनी ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है, पर बॉर्डर पर होने की वजह से आप थोड़ा ही आगे जा सकते हैं। मुझे बताया गया कि आप स्पंगमिक विलेज तक जा सकते हैं, जो कि पास में ही है। ये लेक एक्चुअली 5 सब लेक्स में डिवाइडेड है। पेंगोंग सो, सो नायक, रम सो जो कि ट्विन लेक्स हैं, और नयाक सो। अपने ब्रॉडेस्ट पॉइंट पर ये लेक 5 किलोमीटर तक चौड़ी भी है। सॉल्ट वाटर लेक होने के बावजूद ये लेक विंटर्स में कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। लेक के पास ही इंडस लेक का बेसिन है, बट बीच में एलिवेटेड रिज है। माना जाता है कि पहले ये इंडस लेक बेसिन का ही पार्ट था। सिक्योरिटी रीजंस के लिए यहाँ पर बोटिंग अलाउड नहीं है। इंडियन टूरिस्ट को अब पेंगोंग लेक तक आने के लिए किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है, पर फॉरेनर्स को PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए होता है, जो कि डिप्टी कमिश्नर लेह के ऑफिस से बनता है। इस रूल में बस इतना चेंज हुआ है कि अब ये 7 की बजाय 15 दिन वैलिड रहता है। यहाँ पेंगोंग लेक के आसपास कोई फ़ोन नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है। ड्राइवर ने हमें कहा था कि लंच हम वापसी में डुरबुक के आसपास करेंगे, पर हमें यहाँ पर काफ़ी भूख लगने लगी, तो हम ड्राइवर से छुपते छुपाते ऊपर रेस्टोरेंट्स की तरफ आए। यहाँ रुकने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पर बेसिक फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल हैं और ये सब काफ़ी कॉस्टली भी है। साथ ही रात में यहाँ पर काफ़ी ठंड भी हो जाती है। अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे का प्लान करें तो अक्लाइमेटाइजेशन के लिए लेह में ही 2-3 दिन गुजार कर यहाँ पर आएँ।
अगर आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो यहाँ ओवरनाइट स्टे आपके लिए अनफॉरगेटेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ सनराइज़ और सनसेट बहुत ही प्यारा होता है। हम एक दो रेस्टोरेंट्स में गए पर नॉनवेज अवेलेबल नहीं था। फाइनली यहाँ वज़वान रेस्टोरेंट में आकर बैठे हैं। हालांकि नॉनवेज तो यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। वो बोले नॉनवेज दोपहर में ही ख़त्म हो जाता है। मेरा तो वेजिटेरियन से भी काम चल जाएगा, पर मेरे साथ वाले थोड़ा परेशान हैं। हमने 2 डिशेस ऑर्डर की थी। प्राइसेस यहाँ काफ़ी महंगे हैं और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत कम। करीब 800 रुपये में ये खाना आया है और रोटियाँ एकदम पापड़ जैसी हैं। वैसे इतनी रिमोट जगह पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। कुछ और ऑर्डर करने की बजाय हमने सोचा आगे रास्ते में कहीं खाते हैं। तो करीब 3 बजे हमने लेक से लेह का सफ़र शुरू किया। यहाँ भी थोड़े स्ट्रेच में वाइट सैंड ड्यून्स हैं और ये नुब्रा वाले से ज़्यादा प्यारी दिख रही हैं। पैंगोंग लेक पर इंडिया और चाइना के सीमा विवाद की बात करें तो बाकी बॉर्डर एरियाज़ की तरह यहाँ भी चाइना निरंतर अपने बॉर्डर आगे खिसका देता है, जिससे कई बार वॉर जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इस लेक का 1/3 पार्ट इंडिया जबकि 2/3 पार्ट चाइना के अधीन है। इंडिया जहाँ तक अपनी लैंड क्लेम करता है, चाइना उससे कहीं आगे फिंगर 4 तक अपना कब्जा जमा चुका है। पैंगोंग लेक के साथ लगती पहाड़ियों को देखें तो ये किसी इंसानी हाथ की मुट्ठी जैसी शेप बनाती हैं, जिसे 8 पार्ट्स में यानी फिंगर 1 to 8 तक डिवाइड किया गया है। भारत के अनुसार उनका अधिकार फिंगर 1 to 8 तक है, जबकि चाइना ने फिंगर 4 to 8 तक अपना अधिकार कर लिया है। डुरबुक में यहाँ काफ़ी खाने के ऑप्शंस हैं, तो हमने भैया को रुकने के लिए बोला, बट उन्होंने कहा कि लेक के पास आपने खा तो लिया था। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया और अच्छी खासी बहस हो गई, क्योंकि हमने 2 दिन के लिए कैब बुक की थी तो एटलीस्ट जहाँ चाहे वहाँ रुकवा तो सकते थे। काफ़ी बहस के बाद फिर वो बोले कि बता देना कहाँ रुकना है। डुरबुक तो अब पीछे छूट गया था, तो अब देखते हैं कि कौन सा ढाबा मिलता है। डुरबुक के बाद फिर हमने चांगला की चढ़ाई शुरू की है। शाम की धूप में हरी घास के बीच बहता ये पानी दूध जैसा चमक रहा है। थोड़ा ही आगे हमें एक ढाबा मिल गया। हालांकि अभी उनका ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम हो गया है, इसीलिए सिर्फ मैगी ही अवेलेबल थी। इसके बाद फिर हम चांगला की ओर बढ़ने लगे। 5390 मीटर के एलिवेशन पर स्थित चांगला पास वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। चांगला के इस तरफ डुरबुक और दूसरी तरफ सक्ती विलेज पड़ता है। पास के दोनों तरफ 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच एकदम मिट्टी और पत्थर जैसा है। बरसात में यहाँ गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही स्लोप भी काफ़ी स्टीप हैं। चांगला में चांग का मतलब होता है नॉर्थ और ला का मतलब होता है पास, तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ नॉर्दर्न पास। चांगला पास पर कुछ देर रुकने के बाद हम नीचे सक्ती विलेज की ओर निकले।
शाम करीब 7 बजे हम सक्ती गांव में पहुंच गए और हरे पीले खेतों वाले इस गांव की खूबसूरती ने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। 3500 मीटर पर बसे इस गांव को लिटिल तिब्बत ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ लंबा स्टे करने आए लोगों को सक्ती विलेज में 1-2 दिन ज़रूर रुकना चाहिए। लेह से पैंगोंग जाने वाली बस जो वीक में 3 दिन लेह से सुबह 6:30 बजे चलती है, वो इसी गांव से होकर जाती है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बसेस का हाल यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हमारी कैब के ड्राइवर ने पूरे रास्ते हमें बहुत परेशान किया, मतलब कहीं भी आराम से रुकने ही नहीं दे रहा। अभी हम यहाँ पर सक्ती विलेज पहुँचे हैं, शाम के सिर्फ 7 ही बजे हैं और अच्छा खासा दिन भी है अभी, लेकिन इसने चलो चलो की रट पकड़ ली है। हमने फिर भी यहाँ पर रुककर आराम से ड्रोन शॉट्स लिए। सक्ती विलेज से ही एक दूसरा रास्ता वारीला को जाता है जो आगे अघम वैली में मिलेगा। तो 2 दिन के इस अद्भुत सफ़र के बाद मैं शाम 8:30 बजे अपने गेस्ट हाउस पहुँच गया। अभी ऐसी हालत तो नहीं है कि सुबह 4 बजे मनाली जाने वाली बस पकड़ पाऊंगा, तो कल यहीं पर रुकने का प्लान है। मेरा बड़ा बैकपैक मैंने यहीं पर छोड़ा था जिसमें लैपटॉप भी था, पर भैया ने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने प्लेन पैनकेक लिया, फिर वॉक करके नीचे बस स्टैंड गया ताकि कल की टिकट्स बुक कर लूँ। यहाँ बस स्टैंड के पास एक सेमेट्री भी है। लेह बस स्टैंड के ऑपोजिट ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ श्रीनगर और मनाली के लिए शेयर्ड कैब्स बुक होती हैं। मैंने रेट तो नहीं पूछा, पर मेरे अनुमान से इनमें 1800 से 2000 के करीब चार्ज रहता होगा। बस स्टैंड का एक सेक्शन कोऑपरेटिव बसेस का है और गवर्नमेंट बसेस का काउंटर दूसरी तरफ है। और वो सामने कल दिल्ली जाने वाली बस खड़ी है और कोइंसिडेंस देखिए, ये वही बस है जिसमें मैं 1 जुलाई को आया था। इसका मतलब ड्राइवर भी सेम ही होगा। बस का स्टाफ यहीं बस के अंदर सोता है और दिन में भी यहीं बस के आसपास ही रहते हैं, तो नेक्स्ट डे जाने की टिकट्स आप एक दिन पहले यहाँ से रिज़र्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मार्केट में कुछ खाया पिया और दोस्तों और घर वालों के लिए कुछ सुवेनियर्स लिए। इतने दिन से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा था, तो आज का रिलैक्सिंग दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे अकेले घूमने में भी उतना ही मज़ा आता है जितना कि दोस्तों के साथ। वंस इन अ वाइल आपको भी एक आध सोलो ट्रिप तो करना ही चाहिए, अपने आप को जानने और अपने थॉट्स को एकत्रित करने का। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। ये पार्ट ख़त्म करने से पहले एक बार सितंबर के लद्दाख रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने पुराने कोविड रूल्स यानी मैंडेटरी RT-PCR रिपोर्ट को 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि अब जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन लग चुकी है और दूसरा डोज लगे हुए 15 दिन हो चुके हैं, उनको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी नोटिफिकेशन ILP को लेकर है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब डोमेस्टिक यानी इंडियन टूरिस्ट के लिए ILP की कंडीशन हटा दी है। हालांकि 300 रुपये एनवायरनमेंट फ़ीस और 100 रुपये रेड क्रॉस फंड फ़ीस आपको फिर भी देनी ही होगी। ये पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होगी और इसकी प्रोसेस वही है जो हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था। आप अपने होटल या फिर किसी एजेंसी से भी इन डिटेल्स का पता कर सकते हैं। हालांकि ILP हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी इंटीरियर गांव तक जा सकते हैं। बॉर्डर्स पर बसे 0 किलोमीटर विलेजेस पर टूरिस्ट अभी भी अलाउड नहीं हैं। तो मार्केट घूमकर मैं वापस गेस्ट हाउस आया और पैकिंग वगैरह की। रात को ही मैंने चेकआउट कर दिया क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है और सुबह सुबह सड़क पर डॉगीज़ भी बहुत होते हैं, तो कैब बुलाना ज़रूरी है। डे 5, 6 और 7 के मेरे टोटल एक्सपेंसेस 6000 हुए। इसमें कैब चार्जेस, होटल और कल की बस टिकट सब शामिल हैं। तो 7 दिन की इस ट्रिप यानी मंडी से केलोंग, लेह, पैंगोंग और नुब्रा वैली घूमकर वापस केलोंग पहुंचने का मेरा कुल खर्चा करीब 15,000 रुपये हुआ। कोविड टाइम में घूमना थोड़ा एक्सपेंसिव तो हो ही गया है, साथ ही सोलो ट्रैवल में थोड़ा और ख़र्चा ऐड हो ही जाता है। अगर आप 2 लोग हों तो 12,000 तक में इसे कर सकते हैं। तो डिनर करने के बाद मैं सो गया और अगली सुबह 3:45 बजे बस स्टैंड पहुंचा। यहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। आज लेह से एक नहीं बल्कि 2 बसेस जाएंगी।
एक बस रेगुलर है और दूसरी स्पेशल है जो आर्मी वालों को लेकर सीधा दिल्ली जाएगी। रेगुलर वाली बस का केलोंग में ओवरनाइट हाल्ट होगा। तो लेह से केलोंग के इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं लास्ट यानी 6th पार्ट में। लेह मनाली रूट के और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करनी हैं जो पार्ट 2 में बच गई थी, तो उनको अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो पार्ट 6 काफ़ी ख़ास होने वाला है। इसके साथ आपको बता दूं कि मनाली लेह डीलक्स बस जो अगस्त में चली थी वो अब बंद हो गई है और लेह दिल्ली ऑर्डिनरी बस भी 15 सितंबर से बंद हो जाएगी। आपके कुछ और सवाल हों तो कमेंट्स में हमें बताएं, तो हम उन्हें लास्ट पार्ट में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।